सत श्री अकाल जी, आदाब अर्ज, नमस्कार, जय हिंद। मैं अमिताभ जोशी, फाउंडर स्मार्ट इंडिया ग्लोबल। इंडिया को कैसे स्मार्ट बनाया जा सकता है, कितने दिनों कितने सालों में बनाया जा सकता है, यह अटूट सिलसिला है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कौन है वे लोग जो हिंदुस्तान को स्मार्ट बना सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं, फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं और सुपर पावर के रूप में सामने ला सकते हैं। 70 सालों से केवल पॉलिटिक्स के भरोसे हम जी रहे हैं। तो जो लोग समाज के भीतर काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, कॉरपोरेट हो, आर्किटेक्ट हो, शिक्षक हो, वीसी हो, किसी भी तरह के हो, वो लोग एक चेष्टा रखते हैं, एक इच्छा शक्ति रखते हैं। अखबारों के पहले पन्ने पर नहीं आना चाहते, वहाँ अवसाद की खबरें होती हैं, वहाँ नहीं आकर के वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं काम कर रहे होते हैं। तो स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रेन का एक मकसद ऐसे ही लोगों को तलाशना है। आज हम गुलाबी नगरी जयपुर में हैं और गुलाबी नगरी जयपुर की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो हमारे हिंदुस्तान के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अपने काम के लिए, अपनी विचारधारा के लिए सम्मानित हुई है। न केवल वहाँ सम्मानित हुई है, बल्कि ग्रासरूट लेवल पे, गाँव में और ऐसी जगह पे जो अभावग्रस्त और वंचित लोग हैं, जिनके घरों में आज़ादी के 70 साल बाद सूरज की किरण तक नहीं पहुंची हो, ऐसे लोग भी उन्हें बड़ा सम्मान देते हैं। आज उन्हीं से हमारी मुलाकात है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपा जी, बहुत सीधा सरल सहज सवाल, ओवरऑल आपकी लाइफ का विजन क्या है? आपने तो कहा कि बहुत सीधा सहज सरल सवाल है। ये आपने बहुत कठिन सवाल मुझसे पूछ लिया, क्योंकि कम शब्दों में अपने विजन को बताना एक बहुत ही मेरे लिए तकलीफदेह उत्तर होगा। लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि देखिए, मेरा मानना है सबसे पहली बात तो कि सिर्फ सूरज निकलने से सवेरा नहीं होता, आंखें भी खोलनी पड़ती है। तो जो बात आपने अभी आज़ादी की कही कि सिर्फ आज़ादी मिलने से हम आज़ाद नहीं होते, आज़ादी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं उस आधी आबादी के लिए काम करती हूँ भारत की, जिसे हम महिला कहते हैं। और यही मेरा विजन है कि अगर वो आधी आबादी को, जो महिलाएं हैं, अगर उनको पूरा पूरा हक मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में आज़ादी की बात कही कि किस तरह हम आज़ाद हुए और किस तरह हम अभी भी आज़ादी के लिए परिवर्तनशीलता के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम तभी वो हमारा जो विजन है उसे अचीव कर पाएंगे, और मैं भी तभी उस विजन को अचीव कर पाऊंगी। और यही मेरा विजन है कि हर महिला जो आज भारत में रह रही है, हर महिला सशक्त हो, सशक्त सही मायने में हो। सशक्तिकरण का मतलब, हम काफ़ी कन्फ्यूजन है अभी समाज में सशक्तिकरण को लेके, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग सोचती हूँ इसमें। मुझे लगता है कि वो महिला सशक्त है जो अपनी मर्जी से अपना कार्य कर सके, चाहे वो जो भी वो अपने जीवन में करना चाहे। वो अपने, जब घर में निर्णय लिया जाए, एक गाड़ी खरीदने से, घर खरीदने से, एक कुशन खरीदने तक का निर्णय लिया जाए, उस निर्णय लेने में महिला की भूमिका सशक्त हो, वो महिला सशक्त है। जो महिला थोड़ा बहुत कमाए, वो महिला सशक्त है। जो महिला परिवार को बांधे, वो महिला सशक्त है। जो महिला माँ है, वो तो सशक्त है ही, जननी है। और जो महिला ये समझ जाए कि जहाँ संतुलन चाहिए वहाँ पे पुरुष और महिला में कोई रैट रेस नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक संतुलन, जो समाज का संतुलन क्रिएट करने का एक मूवमेंट है, और उस संतुलन को क्रिएट करने में अपनी भूमिका कर पाए। मैं मानती हूँ कि जब ये सब हो जाएगा और जब महिला सशक्तिकरण जैसा शब्द हमारी डिक्शनरी से निकल जाएगा, हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तब जाके मुझे लगता है कि हम सही मायने में आज़ाद होंगे। दीपा जी, आपके व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हैं और आपके भीतर एक लीडरशिप है, और देश में अभी लीडरशिप की कमी है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ही लीडरशिप नहीं होती। सोशल प्लेटफॉर्म पे, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे कई जगह होती है। एक फिलोसॉफिकल व्यक्तित्व भी आप है, तो आपके व्यक्तित्व के उन पक्षों के बारे में आप बताइए, क्योंकि राजस्थान की जिन वुमेन के मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ, उनमें वो पक्ष नहीं है। सबसे पहले तो आपने जो मुझे इज्जत नवाजी है कह के, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
देखिए, मैं थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। वो साल वो है कि जब मैं एक बहुत ही अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे लड़का लड़की का कोई भेदभाव नहीं था। जो मैं करना चाहती थी, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ। मैं जो करना चाहती थी, जैसे पढ़ना चाहती थी, उस तरह से आगे पढ़ी। पढ़ते पढ़ते ही मेरी शादी हो गई। स्कूल में मैं काफ़ी एक्टिव रही, पढ़ाई में काफ़ी ठीक ठाक थी, अच्छी थी। और कल्चरल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में मैं बास्केटबॉल खेलती थी, अपनी हाइट की वजह से स्टेट्स तक खेला है मैंने। तो इस तरह से मेरी एक परवरिश रही। फिर बहुत ही जल्दी मेरी, एक्चुअली फर्स्ट ईयर में ही मेरी शादी हो गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, जब आप बचपन का जो आपके साल होते हैं, उन सालों में जो आपकी परवरिश हो जाती है ना, वो परवरिश आपको पूरी ज़िंदगी आपकी तय करती है। तो मेरी ज़िंदगी उस मेरी परवरिश ने तय की, और उसमें मैं अपनी मदर का नाम विशेष रूप से लेना चाहूँगी। मेरे फादर एक काफ़ी सीनियर पोजीशन पे गवर्नमेंट में थे, काफ़ी व्यस्त रहते थे। तो हमारी मदर का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। मेरी मदर बहुत ऐसे कोई NGO जैसा तो नहीं चलाती थी, लेकिन जहाँ पे समाज में ज़रूरत होती थी वहाँ वो खड़ी रहती थी। उनसे सीखा कि किस तरह बड़ों को इज्जत देनी चाहिए। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि दादी या बुआ या मौसी या नानी गेस्ट हैं, वो परिवार हम माना गया। कभी अपने कमरे नहीं होते थे हमारे, इस तरह की परवरिश नहीं। तो सबसे पहला पाठशाला तो मेरी वही थी कि परिवार में किस तरह मिलजुल कर, एक मेल जोल से सम्मिलित होकर जीना है आगे। तो उससे एक फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों में, संतुलन जिसे हम कहते हैं, वो हमारा डेवलपमेंट वहाँ से शुरू हुआ। फिर देखा उनको अनाथ लड़कियों की शादी कराते हुए, या किसी को एजुकेशन नहीं है तो उनको पढ़ाते हुए, या आवाज़ उठाते हुए महिलाओं के लिए। तब वो वहाँ से सीखा। फिर इस तरह से करते करते फिर वो बड़े हो गए हम। बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई। तो वो एक बचपन में था कि कुछ तो करना है। अच्छे परिवार में पैदा हुई, अच्छे परिवार में शादी हुई। तो शादी होने के बाद पढ़ाई पूरी की सबसे पहले तो अपनी। फिर सोचा कि भाई ऐसे तो जीवन नहीं निकल सकता, कुछ ना कुछ तो करना है। संस्कारों से जी और परिवेश से जी और बचपन का जो वातावरण होता है, जी उससे ही एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता जी, है। ये मैं पुख्ता मानती हूँ, इस चीज़ बहुत पुख्ता रूप से मानती तो आपके व्यक्तित्व के निर्माण में हूँ। जी संस्कार, सनातन संस्कार, जी। रीति रिवाज जी। और जीवन मूल्य जी समाहित हो गए, जो अभी तक जय यात्रा जी, में बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज कितनी भी व्यस्त रहूँ, मैं आपको बताऊँ अपने कार्य में, क्योंकि मैं बिजनेस भी करती हूँ, जी। मैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी कई पोजीशंस होल्ड करती हूँ। मेरा NGO है जिसकी वजह से मुझे समाज जानता है। तो मैं वो सब करते हुए भी घर में कोई भी छोटे से छोटा त्यौहार है, मैं उसको ज़रूर मनाती हूँ। उसी के अनुरूप कपड़े पहनती हूँ, खाना बनाती हूँ। सबसे पहले सार्वजनिक जीवन में और जी, तो देखिए, एक्चुअली जब मेरी शादी हुई, उसके बाद मैंने अपनी, जैसे मैं आपको बता रही थी, अपनी पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद सबसे पहले मैंने मतलब मीडिया से मैं जुड़ी। जी। मैं दूरदर्शन पे अनाउंसर के रूप में 10 साल तक मैंने कार्य किया, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये उस टाइम मेरा बेटा छोटा था, मेरा बेटा हो गया था, तो उसकी ज़रूरतें मेरे लिए बहुत मेरी प्रायोरिटी थी कि वो मैं उसके, जैसे मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स अच्छे हुए, मुझे लगा कि जो चीज़ मुझे मिली है वो विरासत है, वो मुझे उसको देनी है। तो मैंने वो उसको दी, अपने आप को पुख्ता, लेकिन मैंने कुछ सीखना नहीं छोड़ा। उस दौरान मैंने सीखा, उस दौरान मैंने अपने आप को मजबूत किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये, इससे मुझे आगे जाना है। तो 2000, अच्छा, मुझे डिज़ाइनिंग का, आर्ट का बड़ा बचपन से शौक था। मैं डांसेस में भी काफ़ी मैंने प्राइजेस लिए, स्कूल कॉलेजेस में पेंटिंग करती थी मैं उस ज़माने में। तो काफ़ी आर्ट की तरफ मेरा रुझान था। और क्योंकि मम्मी से एक महिलाओं को के लिए आवाज़ उठाते देखा, तो वो एक रुझान का, कहते हैं ना, मेलजोल हो गया। 2002 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली जी। और वो हम लोग हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना शुरू किया। कपड़े एक्सपोर्ट करती थी मैं, अमेरिका, ग्रीस, मेरा बहुत बड़ा मार्केट था, टर्की। और सबसे ख़ास बात यह है कि तब मेरे हस्बैंड यूनाइटेड नेशंस में थे, और बिज़नेस मैं खुद मैंने शुरू किया। जी। तो ये कोई पारिवारिक बिजनेस नहीं था, जी। खुद ही ने अपने बड़े, कहते हैं ना, किसी को पढ़ने से, बादाम खाने से अकल आती है, मुझे ठोकर खाने से आई।
तो उस तरह से मैंने इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो मेरा जो हमेशा से मानस था कि जब मैं काम करूंगी, बिजनेस करूंगी, कुछ भी करूंगी, तो मेरे जो कंपनी होगी उसमें ज़्यादातर महिलाएं काम करेंगी। महिलाओं का आत्मनिर्भर होना सबसे पहले जरूरी है। जी। महिला सशक्तिकरण की असल परिभाषा वही है। जी जैसा दीपा जी बता रही है कि इन्होंने वंशानुगत या पारिवारिक रूप से किसी बिजनेस को, किसी मिल्कियत को न लेते हुए स्वयं के दम पर स्वयं का वजूद बनाया और एक कंपनी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया और सार्थक रही इनकी पहल, कामयाब रही। जी। फिर जब मैंने अपना व्यापार शुरू किया तो मेरा ये मानस था कि मैं सिर्फ महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ूं, जी। क्योंकि मन में एक था विचार कि महिलाओं को सशक्त करना है। और वो तब वो ज़माना था जब मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, तब महिलाओं के अकाउंट्स नहीं हुआ करते थे। महिलाएं काफ़ी बहुत ही अंदर से करने की इच्छा सब में थी, और लेकिन अब उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। गांव-गांव में आप जानते हैं तो पहुंचना मुश्किल था, बट हम पहुंचे और हमने उन दिनों में काम किया, बिजनेस किया। तो जब मैं बिजनेस करती थी और मैं इनके टच में आई महिलाओं के, तो मुझे ये लगा कि इतनी सिर्फ सक्षम कैसे करूंगी मैं इनको, या इनको मैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दूंगी कैसे। अभी तो ये इनका व्यक्तित्व ही नहीं निखरा, अभी तो इनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अभी तब तो ये जब आपने पहली कंपनी खोली जी तो उस व्यापार के दौरान कितनी महिलाएं आपके कांटेक्ट में आई जिनको आपने कोशिश काफी की? महिलाएं, अब हम आज अगर आज की आप बात करते हैं तो 4-5 हज़ार महिलाओं से मेरा संपर्क है। जी। अलग अलग टाइम पे संपर्क हुआ है। कुछ महिलाएं अपने आप एंटरप्रेन्योर हो गई हैं। हम प्रोजेक्ट्स से बेस करके शहरों में तो वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत आगे आ रही है। जी जिन गांवों में आप लघु उद्योगों की बात कर रहे हैं जी और परंपरागत उद्योगों की बात कर रहे हैं, वहाँ की कोई वुमेन ऐसी लाइमलाइट में आकर के घटना नहीं। भूमि देवी का एक प्रकरण आया था सामने। जी तो आप एक लीडरशिप गेन कर चुकी है महिलाओं के साथ इतनी महिलाएं। तो इस तरह की एंटरप्रेन्योर आने का कोई प्लानिंग, ग्रामीण महिलाएं अपने आप को एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करें? इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने काम शुरू किया था तब ये बात ज़्यादा रेलेवेंट थी। जब मैंने काम शुरू किया था तब क्योंकि उनके पास इंटरनेट नहीं होता था, उनके में इतनी अकाउंट्स नहीं होते थे, उनमें इतनी समझ नहीं थी। इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन मानती हूँ मैं इसको। आज हर आदमी के पास मोबाइल है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, पढ़ी लिखा हो या नहीं हो, लेकिन मोबाइल हर आदमी के पास है। हर रेंज का मोबाइल मिलता है, तो छोटा मोबाइल भी मिलेगा और स्मार्टफोन्स हैं आजकल गाँव में। तो सबसे पहले ये समझने की बात है कि हम किस गाँव की बात कर रहे हैं। जब हम राजस्थान में ट्रैवल करते हैं तो कुछ गांव तो हैं जो शहरों के पास होते हैं, जिसे मैं बोलती हूँ शहरी गांव। वहाँ पे अवेयरनेस भी ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है, समझ भी ज़्यादा है। कुछ गांव हैं जैसे हम जब जाते हैं बाड़मेर, ढाणिया जैसे हम बोलते हैं, या छोटे गांव जहाँ पे अभी भी बिजली का संकट है। वही गांव जी जी आदिवासी इलाके के जी, उदयपुर जी, के आसपास, जी, बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास, या इधर चूरू से आगे या जैसलमेर बाड़मेर हाँ, से तो आगे। वही मेरा कहने का मतलब था कि जब हम गांव की बात करते हैं तो गांव भी आजकल एक तो शहरी गांव है और एक गांव जैसे गांव है। गाँव जैसे। तो अगर आप शहरी गांव की बात करें तो वहाँ अब समझ आ गई है, वहाँ की लड़कियाँ भी पढ़ने लगी हैं, और वहाँ के क्राफ्ट वाले भी ज़्यादा अच्छा करते हैं, शहर से जल्दी से आके बेच देते हैं। खुद को एक उनको समझ आ गई है। फिर सरकार की तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज आ गई है, फ्री मेले लगने लगे हैं, सरकार का पोर्टल है, सरकार की फंडिंग है, जितनी उन तक पहुंच पाती है, जितनी उन तक समझ है। बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं इस क्षेत्र में। तो अगर हम उनकी बात करें तो वो समझ रहे हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न मैं मानती हूँ कि वो प्रश्न आपका ज़्यादा रेलेवेंट है जब हम गांव जैसे गांव की बात करें। तो वहाँ अभी भी बहुत काम की ज़रूरत है। अभी भी वहाँ पे महिलाएं, अभी भी वहाँ बाल विवाह हो रहे हैं, अभी भी वहाँ पे महिलाएं उतनी सशक्त नहीं है, अभी भी महिलाओं के पास मोबाइल्स नहीं है, अभी भी वो पानी भरने में ही अपना आधा जीवन 10-10 कोस आप जानते हैं पानी भरने जाती है। अभी भी वो समस्याएं हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, ये मैंने जरूर देखा। भारत का यूथ राजनीति में तो रुचि रख लेता है जी या और जगह वो जाता है, नौकरी करना पसंद जी। करता है, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा यूथ लीडर बन के नहीं आता, लीडरशिप वहाँ डेवलप नहीं हो रही। तो सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने अभी सोशल मीडिया की बात की जी है ना, क्या ऐसी कोई प्लानिंग आपके पास है? क्योंकि आप 5,000 महिलाओं को तो इकट्ठा कर सकते हैं, 10,000 को कर सकते हैं,
लेकिन जहाँ 10 लाख महिलाएं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके कोई क्रांति का सूत्रपात करें, चाहे वो आर्थिक क्रांति का हो। आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन 10 लाख महिलाएं क्या उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएंगी अपनी उस सामाजिक बंधन को तोड़ के? पहला प्रश्न तो मेरा यही है। फिर वहीं पे बात आती है कि जो गांव शहरी गांव है वहाँ की महिलाएं तो आ जाएंगी, लेकिन जो ग्रामीण गांव है क्या वहाँ की महिलाएं उस सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगी? सबसे ज्यादा क्रांति है सोशल प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल पक्की बात है, ये बहुत ही पुख्ता एक कदम है परिवर्तन का। लेकिन मेरा अभी भी मानना ये है कि जो परिवर्तन में जो गति 1 to 1 मिलने पे आएगी ना, वो अभी सोशल मीडिया से नहीं आएगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पढ़ा लिखा यूथ, पढ़ा लिखी महिलाएं, पढ़ा लिखा पुरुष, पढ़ा लिखा पना होना चाहिए, तब आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो शिक्षा यहाँ पे का जो अभाव है ना, वो अभी सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल होने नहीं दे रहा है। तो सबसे पहला तो जरूरी ये है कि शिक्षित होना जरूरी है। अब यहाँ पे भी बड़ा कंफ्यूजन है शिक्षा और साक्षर होने में। हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम साक्षर कर रहे हैं, भाई तुम्हें नाम लिखना आ गया, तुम्हें क ख ग आ गया, तुम्हें मैथ्स पढ़ना आ गया, तुम्हें इंग्लिश के ABCD आ गया। आपको लगता है कि वो शिक्षा है? मुझे नहीं लगता वो शिक्षा है। मुझे लगता है शिक्षा तो एक टोटल डेवलपमेंट होता है, जहाँ शिक्षा में जहाँ खुद के बारे में आदमी सोचता है, जहाँ समाज के बारे में आदमी सोचता है। साक्षर होना शिक्षित होने का एक बहुत बड़ा पहलू है। शिक्षित पहले आप साक्षर होइए और साथ में शिक्षित भी होइए। अगर मैं एक बच्चे को कहती हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो, तुमने कचरा फेंक दिया, तो मेरे हिसाब से वो बच्चा शिक्षित नहीं है, या अपने बड़ों से बदतमीजी से बात कर रहा है, या अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर। क्योंकि आप यूथ की बात कर रहे हैं इसलिए मैं यूथ का एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा तो वो शिक्षित नहीं है। एजुकेशन के स्तर में बहुत अंतर आ गया है, ये मेरा और ढांचा जो है हाँ, सरकार का वो भी ढह सा गया। काम करने की जरूरत है। रिसर्च की बहुत जरूरत है, क्वालिटी वाले उसमें भी बहुत कमी आ गई रिसर्च में। और मतलब आप ये कहें कि भाई ये कम्प्लीटली साक्षर है, ये स्टेट है, इसमें सब साक्षर है, बहुत अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आज अपना नाम लिखोगे, 4 चीजें पढ़ोगे तभी तो आगे पढ़ोगे आप, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको एक कंप्लीट जो शिक्षा का एक ढांचा है ना, जैसे कि मेरा मानना ये है, यहाँ पे मैं हमेशा प्लेटफॉर्म से बात कहती हूँ, मैं सिर्फ कारीगरों की बात करती हूँ। जैसे एक बुनकर है, अब उसके एक बुनकर के घर में, क्योंकि उसके बुनकर की जो प्रोफेशन है उससे वो कमा नहीं रहे, तो उसके बच्चे बड़े दुखी हो, कह रहे ये तो हमारे को कमा के ही नहीं देगा, तो हम इसमें आगे क्यों बढ़े। तो वो क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और छोटी मोटी नौकरी करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये छोटी मोटी नौकरी जो 5000 की 6000 की कर रहे हैं, वो धीरे धीरे 5 साल में 10,000 की होगी। लेकिन अगर ये काम आगे बढ़ गया तो वो 10 साल में 5 साल में लाख रुपया कमा के देगा। पढ़ना उसमें भी जरूरी है। आप ये ना सोचिए कि अगर कोई बुनकर है तो वो नहीं पढ़े, अगर वो बुनकर है, वो पढ़ा लिखा है, तो वो सोशल मीडिया को यूज करके, मार्केटिंग करके खुद ही सक्षम हो जाएगा अपने आप को। जिस लोक संस्कृति, लोक रंगों और लोक उद्योग की आप बात कर रही हैं जी, क्या उसमें सरकार की तरफ से जी, कुछ प्रमोशंस की जी जरूरत है? सरकार क्या एक्शन ले सकती है इन जी, चीजों को आगे बढ़ाने? इसमें मैं सरकार की तारीफ करूंगी, देखिए, क्योंकि मैं काफी लोकली जानती हूँ, मैंने वो परिवर्तन देखा है 2007 जब से, उससे भी पहले से काम कर रही हूँ, 2000 से कर रही हूँ काम, मैंने वो परिवर्तन देखा है। अब सरकार इनको प्लेटफॉर्म देती है, फ्री मेले लगाती है, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं इनके, काफ़ी इनकी ट्रेनिंग्स हम लोगों को कहने को करती है कि आप इनको इनके कॉस्टिंग की ट्रेनिंग करवाइए, जिसे MRP हम कहते हैं, क्योंकि ये खुद के ही प्राइस खुद बिगाड़ लेते हैं, इन्हें पता ही नहीं, स्टॉकिंग कर लेते हैं, फिर उसको बेचने के लिए खुद ही को डीवैल्यू कर लेते हैं खुद के काम को। तो ये छोटी छोटी जिसे हम एजुकेशन कह रहे हैं, ये है वो एजुकेशन जिसे हम, अगर हम इसके फील्ड में करते हैं, तो मेरा मानना है कि, और सरकार के पास काफ़ी फंडिंग है। अब काम की क्या ज़रूरत है, आप जो पूछ रहे हैं, फंडिंग तो बहुत है, लेकिन इनको नहीं पता है कि वो फंडिंग है, इनको ये नहीं पता वो फंडिंग लेनी कैसे। सिंगल विंडो का सिस्टम हो गया है, कहाँ पहले हम लंबी लंबी ये लोग लाइनें लगाते थे, इनका कारीगर कार्ड बनने लगा है, बुनकर कार्ड बनने लगा है, जिससे इनको फैसिलिटी मिलने लगी है। ये सब चीज़ें हैं। अब क्या है कि पॉलिसीज़ भी हो गई, कार्ड्स भी हो गए, मेले भी हो गए, पोर्टल भी हो गया, लेकिन
कितने लोग उन सब तक पहुंच पा रहे हैं और पहुंच नहीं पा रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस गैप को ब्रिज करना चाहिए। अगर वो गैप ब्रिज हो गया तो मेरी मानिए आपके ये जो डाइंग इंडस्ट्री है ना, जिसे अभी मैं मानती हूँ कि अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंची, ये फिर से सांस लेगी और कमा के देगी। और वो जो मेक इन इंडिया और वो जो भारत का जो एक सपना है मेक इन इंडिया का, हम सभी का सपना है मेक इन इंडिया का, वो काफी अच्छा। महामहिम भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी क्यों सम्मानित किया? उन्होंने मुझे इसलिए शायद सम्मानित किया क्योंकि मैं अपनी सोच पे अडिग रही। मैंने शायद कुछ परिवर्तन किया महिलाओं की जिंदगी में, और जो मैं काम कर रही थी वो शायद अच्छा कर रही थी, तो इसलिए मुझे सम्मानित किया गया। मेनका गांधी जी ने मेरी प्रोफाइल को पिकअप किया था और एनजीओ के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कारीगरों को, जो मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ, इसी काम को सम्मानित किया। आपको लगता है समय समय पर ऐसे अवार्ड और पुरस्कार समीचीन है हाँ, काम करने वाले लोगों को? देखिए इसमें दो तीन, मेरा मानना ये है कि पुरस्कारों के लिए काम नहीं करना चाहिए, काम काम के लिए करना चाहिए। आप काम के लिए काम करिए, ये सब चीज़ें आती हैं। अगर आप सही तौर पे काम कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आएंगी। अब मेरे को 30 से 40 पुरस्कार मिल चुके हैं, और दुबई में भी मुझे एक वुमेन एम्पावरमेंट का दुबई गवर्नमेंट ने, वहाँ पे जो एम्बेसी है उसने अवार्ड दिया है दुबई में। मेरे पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे मसलन मिलता है। कहाँ आपके काम को सम्मान दिया गया या पहचान दी गई? जी, मुझे स्टेट लेवल पे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, वसुंधरा जी ने दिए हैं। काफ़ी मुझे फोरम्स में अवार्ड मिले हैं। अवार्ड्स तो जी मुझे काफ़ी सारे 30-35 अवार्ड मिले, और फिर ये नारी शक्ति जो महिलाओं को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है भारत में, तो ये तो बड़ा सरप्राइज के तौर पे आया मेरे लिए। सभी अवार्ड मेरे लिए सरप्राइज के तौर पे आए, क्योंकि मैं काम के लिए काम करती हूँ, और जब मुझे अवार्ड मिलता है तो अवार्ड मिलने की खुशी होती है, साथ में ये खुशी होती है, वो ठप्पा लगता है, मेरे मोहर लगती है कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। तो मेरे लिए वो है, और फिर अच्छा काम करने की एक मन करता है, कि हिम्मत आती है, लगता है कि और अच्छा काम करें। एक और आयाम है जी खेल, आप खिलाड़ी भी हैं। जी, कौन सा खेल खेलती है? मैं खेल खेलती थी जब मैं कॉलेज में थी। मैं बास्केटबॉल खेलती थी, स्टेट लेवल तक खेला है मैंने बास्केटबॉल। फिर शादी के बाद तो मैंने कुछ खास खेला नहीं, तो लेकिन हाँ मैं क्योंकि खेलती थी तो मुझे खेलों के प्रति मेरी हमेशा सम्माननीय वो रही, मैं बड़ा दृष्टि रही, और मैं खिलाड़ियों की बड़ी कदर करती हूँ, और मैं उस मायने में तारीफ करती हूँ। चाहती हूँ कि खिलाड़ी, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहे। जिस तरह से खिलाड़ी अपने ऊपर मेहनत करते हैं, वो तो एक अपने खेल के लिए करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी भी एक खेल ही है अपनी। आप जितनी अपने लिए मेहनत करेंगे, जितना स्वस्थ रहेंगे, तो आप इस ज़िंदगी के इस खेले में बहुत अच्छा खेल जाएंगे जी। क्योंकि आजकल तो कोरोना के बाद स्वास्थ्य की भी एक बहुत बड़ी जो कमियां रही हैं हमारे जीवन में, उस पर हमें आज पता चला, और हमारे काफ़ी लोगों के दृष्टिकोण बदले। तो पहले तो खिलाड़ी मेहनत करके अपने ऊपर मेहनत करते थे, अब आम जनता करने लगी। बल पर एंटरप्रेन्योर बने जी, संघर्ष तो कुछ रहा होगा। हाँ, संघर्ष बहुत। चांदी का चम्मच तो ना जी, बिल्कुल नहीं, संघर्ष बहुत। वो किस तरह का संघर्ष, चुनौतियाँ क्या आती है? सभी तरह की चुनौतियाँ आती हैं। देखिए, जब आप काम शुरू करते हैं, सबसे बड़ी तो मैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक अच्छे परिवार में पैदा हुई, एक अच्छे परिवार में मेरी शादी हुई, तो एक परिवार को ये समझाना कि भाई मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो सबसे पहला प्रश्न उस ज़माने में, 32 से मैं 3 दशक पुरानी बात बताती हूँ, पहला प्रश्न यही था कि क्या कमी है कि तुम कुछ करना चाहती हो, आराम से घर में रहो, क्या करना चाहती हो उसमें, क्योंकि सोच अलग थी उस टाइम, ट्रेडिशनल सोच थी। तो उस सोच के साथ बैलेंस करके काम करना, जहाँ पे अपना पत्नी और एक माँ और एक बहू, एक बेटी होने का फ़र्ज़ भी साथ में चलता रहे किसी, तो वो एक बहुत बड़ा, उस संतुलन को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं महिला थी, मैं महिला हूँ, उस एक पुरुष के आधिपत्य के क्षेत्र में मैं काम कर रही थी,
90% पुरुष काम कर रहे थे, 90 से भी ज़्यादा शायद। तो मुझे सीरियसली लिया ही नहीं जाता था, कोई मेरी बात ढंग से सुनता नहीं था। उनको लगता था क्या काम करेगी महिला, इससे क्या होगा। मेरी सुनवाई नहीं होती थी, चाहे मैं NGO के लिए जाऊँ, चाहे मैं बिजनेस के लिए जाऊँ, चाहे मैं बायर से मिलूँ। तो मेरी सुनवाई एक महिला के तौर पे होती थी, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे सुनवाई नहीं होती थी। वहाँ एक मेरे को चैलेंज आया। एक माँ होना बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मेरे को, मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत थी और काम को भी मेरी ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ मैंने शुरू से अपने बच्चे को प्रायोरिटी दी। मैंने हमेशा ये सोचा कि नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी को आप अपनी सोच से जीते है ना। हमेशा मैंने अपनी ये सोच बनाई कि बच्चा मेरी, क्योंकि वो बच्चा तो हमारा खुद का, आप माँ बाप खुद सोचते हैं बच्चा पैदा करें, बच्चा आपको नहीं कहता कि हमें पैदा करो, तो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस जान को लाके उसके प्रति। तो ये मेरा हमेशा से रहा कि भाई मैं माँ हूँ, मैं मेरे बच्चे को 9 महीने पहले से जानती हूँ उसके फादर के, और मेरा जो उससे लगाव है वो ज़्यादा गहरा है। मैं उसको ज़्यादा अच्छा समझा सकूँगी, ज़्यादा अच्छा संभाल पाऊँगी, और इस चीज़ के लिए मैं गर्वान्वित भी हूँ। मुझे कोई बुराई नहीं लगती इस चीज़ में। तो मैंने कई जगह अपने आप को स्टेप बैक किया और उसको प्रायोरिटी दी। फिर जब वो बड़ा हो गया तो कई जगह उसने मेरे काम को प्रायोरिटी, मेरे परिवार ने मेरे काम को प्रायोरिटी दी। लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज मैं इस मकाम पे हूँ तो उसके लिए मैं, मेरा हस्बैंड सबसे पहले, तो मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरी बड़ी जल्दी शादी हो गई थी, तो मैं जितनी साल अपनी मदर के साथ रही उससे बहुत ज़्यादा साल मैं अपने परिवार में हूँ। तो मेरे परिवार और सबसे बड़ा जो मेरा संबल है मेरे हस्बैंड और अब मेरा बेटा। तो ये दोनों अगर एक स्तंभ की तरह खड़े हैं, आज मैं जो भी करना चाहती हूँ मुझसे ज़्यादा आगे आगे ही आगे करें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने क्या किया, ये एक अलग बात है। मुझे अवार्ड्स मिले, मेरे को लोग जानते हैं करने के लिए, लेकिन अगर सही मायने में किसी ने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचा तो वो मेरे हस्बैंड राजीव और मेरा बेटा जय। और कोई पक्ष आप? 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे, क्योंकि आपका ये सोशल माध्यम है, 2-3 चीज़ें मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी अपना कुछ पक्ष बताने से पहले, अपने कुछ व्यक्तित्व के आयाम बताने से पहले। आप क्रिएटिव भी हैं? जी मैं creative। रचनाधर्मी हैं? जी 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 ले और कविताओं का युग तो समाप्त हो गया है। जी 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 ये कविताएं आप लिखती हैं। जी मैं लिखती हूँ। तो कविता के क्षेत्र में भी गिरावट जी हाँ क्या ये रचनाधर्मिता जरूरी है क्या? देखिए, यहाँ पे मैं बहुत फ्लेक्सिबल विचारों की हूँ। मैं ये मानती हूँ कि क्रिएटिविटी जो होती है ना, क्रिएटिविटी को आप बांध नहीं सकते। एक लिखता है आदमी, एक जो पुराने कवि लिखते हैं, कबीर दास जी ने क्या लिखा, कंटेम्प्रेरी राइटर्स क्या लिखते हैं जो इंग्लिश के शब्द भी यूज़ करते हैं। मैं जो पढ़ती हूँ ना, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं उसमें भाव पकड़ती हूँ। हाँ, ये मैं बहुत कायल हूँ कि जो शब्दों का इस्तेमाल है कविता में वो बहुत ही डिसेंट हो, या लेख हो वो बहुत ही डिसेंट हो, जो आजकल एक आम बोलचाल की भाषा के शब्द है, जो कि जहाँ गिरावट मुझे महसूस होती है वो है शब्दों का चयन। शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए कविता में, बहुत ही अच्छा करना चाहिए कविता में। सिर्फ लिखने के लिए, राइमिंग के लिए आप कविता नहीं लिख सकते। कविता में कहीं ना कहीं वो आपके दिल से आनी चाहिए, और ये आप अगर पढ़ते हैं, आप तो खुद बड़ा अच्छा लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि जहाँ पे मैं गिरावट ज़्यादा पाती हूँ, मनोभाव को प्रकट करना अपनी तरह से, वो मैं वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन आईज ऑफ अ बिहोल्डर। क्रिएटिविटी की में बंदिश नहीं होनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ, लेकिन शब्दों का चयन, वहाँ गिरावट, वो तकलीफ देता है मुझे, वहाँ पे बहुत गिरावट है। बुतसाज है तौकीर के काबिल माना, लेकिन उसको मेरे बराबर न बिठा। पत्थर को तराश कर बनाता है वो बुत, मैं बुत को तराश कर बनाती हूँ। कुछ इसी तरह का व्यक्तित्व है दीपा माथुर मैडम का। और आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक पोइट्री तो